हेलो स्टूडेंट, फिर से आप लोगों को इस O2 साइंस क्लासेस में स्वागत है। तो आज का हम लोग का टॉपिक है, आज का जो टॉपिक है वो है एटम। व्हाट इज एटम? आखिर एटम क्या है? तो एटम के बारे में हम लोग स्टडी करते आए हैं स्टैंडर्ड 9 से, क्लास 9 से हम लोग एटम के बारे में पढ़ते आए हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो एटम्स के बारे में हम लोग को इन्फॉर्मेशन दिया था वो है डाल्टन। एक साइंटिस्ट का नाम था, ब्रिटिश साइंटिस्ट का नाम था डाल्टन। उन्होंने कहा है कि जितना भी मैटर्स है, ऑल मैटर्स, इस ब्रह्मांड में जितना भी पार्टिकल मैटर्स है, पदार्थ है, सब्सटेंस है, वो वेरी टिनी पार्टिकल से मिलकर बना है, वेरी स्मॉल पार्टिकल से। आप जितना जो भी मैटर्स आप देख रहे हैं, जान रहे हैं, वो मैटर जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलके बना है ना। और उस पार्टिकल्स को हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, यानी उसे और हम लोग काट छाट नहीं सकते हैं। बहुत ही छोटा सा कण है और वही छोटे छोटे कणों से मिलके बना है मैटर। ठीक है, ये डाल्टन का कहना था। डाल्टन ने यह भी कहा था कि सेम मैटर से अगर पार्टिकल्स का बात करेंगे तो उसका मास, वॉल्यूम, शेप सेम होगा। और डिफरेंट मैटर के पार्टिकल्स का अगर बात करेंगे, पार्टिकल्स जो एटम डाल्टन ने बताया था, उसके पास शेप, वॉल्यूम और मास डिफरेंट होगा। डाल्टन ने यह भी कहा था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, एटम्स भाग लेता है। और क्या होता है, एटम्स जो है भाग लेता है और एटम्स जो है रीअरेंज होता है रिएक्शन में। रीअरेंज, जैसे सोडियम सल्फेट, मान लो सिल्वर क्लोराइड है, तो सोडियम क्लोराइड बना और सिल्वर सल्फेट बना, यानी एटम्स का रीअरेंजमेंट हुआ। एटम टूटा नहीं, एटम टूटता नहीं है, बस रिएक्शन में चेंज होता है, या बोल सकते हैं रिप्लेस होता है। एटम डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, और भी बहुत कुछ कहा है एटम्स के बारे में जो स्टैंडर्ड 9th में हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन कुछ सालों के बाद, मतलब आप सोच सकते हैं बहुत सालों के बाद जो है साइंटिस्ट रिसर्च करते गया और एटम्स का जो एक्चुअल जो डिफिनेशन होने वाला है उसके बारे में साइंस में लाया। तो क्या है एटम का डिफिनेशन? आप लोग अगर स्टैंडर्ड 11th में अगर आप लोगों को व्हाट इज एटम, अगर एटम के बारे में लिखना हो तो आप ये लिखिएगा कि एटम एक बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है। जो एटम्स जो है सब्सटेंस में रहता है, पदार्थ में रहता है। कोई भी एटम्स जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होता है और वो सब्सटेंस में रहता है। जनरली प्रायः जो है वो सब्सटेंस में ही रहता है, मैटर के अंदर में ही रहता है। जैसे कुछ जो होता है एटम्स, वो फ्री स्टेट में रहता है, जैसे इनर्ट गैसेस एटम, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सब का डुप्लेट ऑक्टेट कंप्लीट होता है, इसीलिए ये सब एटम्स जो है फ्री स्टेट में रहता है। लेकिन बाकी ग्रुप नंबर 18 एलिमेंट को छोड़ करके बाकी जितना एलिमेंट है उसका जो एटम्स है वो उस सब्सटेंस से जुड़ा हुआ रहता है, उस मैटर से जुड़ा हुआ रहता है। इसीलिए एटम्स डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। एटम्स जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग भी लेता है, जैसे अभी बताएं। मान लो सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो NaCl देगा, सोडियम सल्फेट सिल्वर क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो प्रोडक्ट देगा। तो एटम्स केमिकल रिएक्शन में भाग भी लेता है। और जिस सब्सटेंस से आप एटम्स का बात कर रहे हैं उसी सब्सटेंस के जैसा उस एटम का केमिकल प्रॉपर्टीज होने वाला है, या उसके पास मौजूद होगा, तभी आप एटम्स बोल सकते हैं। देखिए, डाल्टन्स का कुछ जो थ्योरी था फेल हो चुका था। एटम्स को हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन आज के इस टेक्निकल साइंस में है ना, एटम को भी डिवाइड किया गया है। एटम भी डिवाइड हो सकता है। एटम्स के पास भी सम एटॉमिक पार्टिकल्स है। और अभी हम बताएं, है ना, पहले वीडियो में, एटम के वीडियो में, कि एटम्स के अंदर टोटल 34 पार्टिकल्स मौजूद हो सकता है, रह सकता है। इसमें से हम लोग को 3 ही पार्टिकल्स पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके अलावा पॉजिट्रॉन भी है, मिजॉन भी है,
अल्फा बीटा गामा भी है, बहुत सारा पार्टिकल्स है। एक एटम्स के पास ओनली फॉर 2 ही पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नहीं है, वो है हाइड्रोजन एटम। तो आगे का साइंस में ये भी कहा गया है, जो आप लोग को एटॉमिक स्ट्रक्चर का अंडर में स्टडी नहीं करना है, लेकिन भविष्य में आप जब जाइएगा केमिस्ट्री में जाइएगा तो आगे का क्लास में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी छोटा पार्टिकल्स नहीं है, उसको भी सब डिवाइडेड किया गया है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी बना होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल से, उसका नाम है लेप्टॉन, हाइड्रॉन, क्वार्क्स। ये सब पार्टिकल से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बना हुआ है। तो ये बहुत ही डीपली जाके आप लोग को स्टडी करना है, जो स्टैंडर्ड 11th में नहीं है। तो फाइनली हम लोग क्या देखें, अच्छा डाल्टन ने यह भी कहा था कि सिमिलर सब्सटेंस से अगर एटम्स का बात करेंगे तो मास सेम होने वाला है, वॉल्यूम सेम होने वाला है, शेप भी सेम होने वाला, लेकिन एक आइसोटॉप्स का रिसर्च हुआ है। आइसोटॉप्स कहता है कि एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट, उस एटम्स को बोलेंगे आइसोटॉप्स। आइसोबार का रिसर्च हो चुका है। आइसोबार्स किसको बोलेंगे, तो वे सभी एटम्स को बोलेंगे जिसका मास नंबर सेम हो, एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, उसको कहा गया है आइसोबार। तो क्या कार्बन के पास भी आइसोटॉप होता है? कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, अगला कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, अगला कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, लेकिन मास नंबर किसी कार्बन का 12 होता है, किसी कार्बन का 13 होता है, किसी कार्बन का 14 होता है। तो सेम सब्सटेंस, कार्बन इज ए सेम सब्सटेंस बट मास डिफरेंट। इसी वजह से जो है जो डाल्टन का जो थ्योरी था वो लिमिटेशन में चला गया था, ड्रॉबैक्स में चला गया था। खैर, डाल्टन का उस समय अपना सोच था, बहुत ही सोच समझ के, उस समय उतना टेक्निकल भी नहीं था, इसीलिए वो सोच कर ही बता दिया था कि एटम को हम लोग सब डिवाइड नहीं कर सकते हैं, यानी जितना भी मैटर्स है स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स से मिलकर बना है, उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स को कहा गया है एटम डाल्टन के अनुसार। लेकिन अभी इतना पार्टिकल्स का खोज हो चुका है कि डाल्टन का जो पोस्टुलेट था, थ्योरी था, वो फेलियर हो चुका था। खैर, तो फाइनली एटम्स के बारे में आज हम लोग पढ़ चुके हैं कि एटम्स सब्सटेंस का वह स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है जो फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है, जनरली टेक्स पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया में भाग भी लेता है, एंड पोजेस ऑल द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस। और जिस सब्सटेंस से आप एटम्स का बात कर रहे हैं, पार्टिकल्स का बात कर रहे हैं, उस पार्टिकल्स का जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगा उसी सब्सटेंस के जैसा होगा। यानी आप लोहे एलिमेंट्स क्या भाई, अगर सिमिलर एटम से कोई सब्सटेंस बना है तो उस सब्सटेंस का नाम होगा एलिमेंट। तो मान लेते हैं किसी लोहा का एक सब्सटेंस लिए, एलिमेंट्स आयरन का, उससे एक पार्टिकल से अगर निकाल देंगे तो उस पार्टिकल्स का जो नेचर होगा, जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगा, उसी लोहे के सब्सटेंस के जैसा ही होगा। यही कहता है एटम्स। यानी मैग्नेट, अगर पूरे लोहे के सब्सटेंस को अगर हम लोग रखेंगे तो वो सब्सटेंस और लोहे के बीच अट्रैक्शन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और उसका एक पार्टिकल्स, लोहे के एक पार्टिकल्स को अगर निकाल देंगे, मैग्नेट के साथ रखेंगे, तो इन दोनों के बीच भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, सेम प्रॉपर्टीज। तो एटम्स के अंदर जो है 3 पार्टिकल्स रहता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस में मौजूद रहता है। व्हाट इज न्यूक्लियस? तो किसी भी एटम का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है स्फेरिकल होता है, और स्फेरिकल के अंदर एक सेंट्रल प्लेस होता है जहां प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। उसी सेंट्रल प्लेस को कहा गया है न्यूक्लियस, उसी को कहेंगे न्यूक्लियस, ना भी कहेंगे। और इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है, मूव्स करता है विथ हाई वेलोसिटी। इन दिस केस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन्स कांस्टेंट। इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्विंग करता है हाई वेलोसिटी के साथ। इन दिस केस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन्स कांस्टेंट। आखिर इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बदलता क्यों नहीं है, वो बोर्स बताएगा, बोर्स एटॉमिक मॉडल।
तो बोर्स एटॉमिक मॉडल में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आखिर इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्यों नहीं घटता है, क्यों नहीं बढ़ता है, लगातार किसी सर्कुलर पाथ में घूमते ही रहता है। क्यों? क्योंकि जवाब बोर बताने वाला है। तो यहाँ पर जो है एटम का बात हो चुका है। अब एटम का कुछ प्रॉपर्टी है, कुछ फैक्ट्स है, सच्चाई है ना, सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट एटम, या बोल सकते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ एटम, एटम का महत्व क्या है, विशेषता क्या है, एटम का प्रॉपर्टीज क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग फैक्ट्स का बात कर लेते हैं। एटम का फैक्ट्स क्या है, एटम के अंदर सच्चाई क्या है। तो जो भी एटम्स है, ऑल एटम्स आर न्यूट्रल। क्यों भाई, ऐसा क्यों? हर एक परमाणु उदासीन होता है। क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या ऑलवेज सेम होता है। हाइड्रोजन के पास एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, प्रोटॉन की संख्या भी 1, इसीलिए चार्ज 0। इलेक्ट्रॉन इज ए नेगेटिव पार्टिकल्स, प्रोटॉन इज ए पॉजिटिव पार्टिकल्स, इसीलिए 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव इक्वल टू 0। सोडियम एटम्स के पास एटॉमिक नंबर 11 होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11, प्रोटॉन की संख्या भी 11। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, प्रोटॉन पॉजिटिव, 11 नेगेटिव 11 पॉजिटिव, तो कुल चार्ज 0, इसीलिए सोडियम एटम भी 0। ऑल एटम्स का अगर आप चार्ज ज्ञात कीजिएगा तो 0 ही आएगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर इक्वल टू इलेक्ट्रॉन इक्वल टू प्रोटॉन, इसीलिए ऑल एटम्स आर न्यूट्रल। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए सोडियम का चार्ज क्या होता है, ऑप्शन दिया रहेगा +1, दूसरा ऑप्शन रहेगा +11, तीसरा ऑप्शन रहेगा 0, चौथा रहेगा नॉन ऑफ दिस। तो आप टिक कीजिएगा 0। ऑल एटम्स का अगर चार्ज पूछे तो उसका जो होगा आंसर वो होगा 0। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या सेम होता है। देखिए, मोस्ट फंडामेंटल पार्टिकल्स कहा गया है 3 पार्टिकल्स को जो परमाणु के अंदर मौजूद है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। मोस्ट फंडामेंटल पार्टिकल्स, मूलभूत कण। देखिए, हर एक एटम्स के पास 3 पार्टिकल्स होता है। ऐसे तो हम बता दिए बहुत सारा पार्टिकल्स है, मौजूद है, लेकिन हम लोग को स्टैंडर्ड 11, 12 में 3 पार्टिकल्स के बारे में ही जानना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। सिर्फ एक एटम्स को छोड़ करके, वो है हाइड्रोजन एटम्स। हाइड्रोजन एटम्स के पास ओनली 4 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन नहीं है। न्यूट्रॉन की संख्या निकालने का जो फॉर्मूला है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो हाइड्रोजन के पास एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर भी 1, तो 1 - 1 0। तो हाइड्रोजन एटम्स के पास ओनली 4 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन नहीं है। इसीलिए हाइड्रोजन एटम्स को आप नहीं बोल सकते हैं मोस्ट फंडामेंटल पार्टिकल्स। इसीलिए हाइड्रोजन एटम्स को छोड़कर बाकी ऑल द नॉन एटम्स, जितना भी आप जानते हैं, सब एटम्स को बोल सकते हैं, सभी एटम्स को बोल सकते हैं मोस्ट फंडामेंटल पार्टिकल्स। मोस्ट फंडामेंटल पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को कहा गया है। अगर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कोई एटम रखा है तो उसको कहेंगे हम लोग मोस्ट फंडामेंटल पार्टिकल। तो अगला जो हम लोग जानने वाले हैं, एटम के अंदर जो 3 पार्टिकल्स है, उन 3 पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करने वाले हैं। आज जो हम लोग स्टडी करेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देखिए, इलेक्ट्रॉन का जो प्रॉपर्टी है वो सबसे पहला प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, तो परमाणु के अंदर रहता है, एटम के अंदर रहता है, और वो सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्विंग करता है, घूमते ही रहता है हाई वेलोसिटी के साथ। इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्विंग करता है, रिवॉल्विंग। उस सर्कुलर पाथ को, जहां इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उस पाथ को बोलेंगे, सर्कुलर पाथ को बोलेंगे ऑर्बिट। देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है, चाहे वो एक्स एक्सिस में घूमे
या वाई एक्सिस में घूमे या जेड एक्सिस में घूमे, बस उस गोलाकार पाथ को बोलेंगे, सर्कुलर पाथ को बोलेंगे ऑर्बिट। और ऑर्बिटल क्या है? वैसा वह 3 डायमेंशनल स्पेस जहां इलेक्ट्रॉन पाने का चांसेस, पॉसिबिलिटी मैक्सिमम, उस जगह को कहा गया है ऑर्बिटल। यानी न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन एक्स एक्सिस में घूमे, वाई एक्सिस में घूमे या जेड एक्सिस में घूमे, बस वही सब एरिया को बोलेंगे ऑर्बिटल्स, 3 डायमेंशनल स्पेस। तो इलेक्ट्रॉन परमाणु के अंदर ऑर्बिट में मौजूद है, ऑर्बिट के अंदर सब सेल है, सब सेल के अंदर ऑर्बिटल्स है, और ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन मिलने का चांसेस मैक्सिमम है। बस उसी सर्कुलर उसी 3 डायमेंशनल स्पेस को कहा गया है ऑर्बिटल। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है नेगेटिव चार्ज होता है, जो जे थॉमसन ने खोजा था कैथोड एक्सपेरिमेंट, कैथोड रे का एक्सपेरिमेंट करते हुए खोजा था। बहुत ही वो अलग टॉपिक बनने वाला, उसके लिए अलग टॉपिक हम लोग बनाएंगे। जे थॉमसन का रिसर्च है, इलेक्ट्रॉन का खोज जो है जे थॉमसन ने किया था। कैथोड रे से निकलता है पार्टिकल्स जो पॉजिटिव की ओर अट्रैक्शन होता है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन का जो रिलेटिव मास होता है वो होता है -1, और जो इलेक्ट्रॉन का जो रिलेटिव चार्ज होता है वो होता है -1, और रिलेटिव मास जो होता है 1/1840 AMU होता है। देखिए AMU क्या होता है, थोड़ा सा डिटेल्स कर देते हैं। AMU मास का यूनिट है। मास का यूनिट हम लोग जानते हैं, ग्राम होता है, किलोग्राम होता है, क्विंटल होता है, क्विंटल, बहुत सारा मास का यूनिट है। लेकिन सबसे छोटा जो हम लोग मास को रिप्रेजेंट करते हैं उसको AMU में करते हैं। देखिए आपको छोटा मोटा चीज़ खरीदना हो तो आप ग्राम में यूज कीजिएगा, भाई 1 ग्राम 10 ग्राम दीजिए। बड़ा चीज़ खरीदना हो, खाने का सामान, बड़ा चीज़ जैसे हो गया चीनी हो गया, दाल हो गया, गेहूं हो गया, राइस हो गया, तो आप केजी का बात कीजिएगा। लेकिन जो दिखाई नहीं दे रहा है, इतना छोटा पार्टिकल से एटम जो दिखाई नहीं दे रहा है, उसके लिए मास का यूनिट होने वाला है AMU, एटॉमिक मास यूनिट। और एक AMU इक्वल टू होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब कहीं नोट कर लीजिए, 1 AMU इक्वल टू होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो सोचिए इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है 1/1840 AMU होता है। 1/1840 को हम लोग डिवाइड करेंगे तो 0.0005 0.00 आएगा, यानी नेग्लिजिबल है। इलेक्ट्रॉन का मास जो है नेग्लिजिबल है। इलेक्ट्रॉन का जो रिलेटिव चार्ज होता है -1। रिलेटिव चार्ज, रिलेटिव मास का मतलब क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपेयर में बात कर रहा है। परमाणु के अंदर 3 पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपेयर में जो बात हो रहा है वो है रिलेटिव। तो रिलेटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपेयर में, रिलेटिव मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपेयर में। और बता दिए इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर पाथ पर हाई वेलोसिटी के साथ घूमते रहता है, और इस केस में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट रहता है। क्यों रहता है? बोर्स एटॉमिक मॉडल जब हम पढ़ाएंगे तब आप लोग को डिटेल्स मालूम चल जाएगा। आते हैं प्रोटॉन। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का जो एब्सोल्यूट अगर मास पूछे, एब्सोल्यूट मास, तो आप बताइएगा इलेक्ट्रॉन का जो एब्सोल्यूट मास होता है 9.11 10⁻⁻31 kg होता है। और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है एब्सोल्यूट चार्ज वो होता है -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन को खोजा था जे थॉमसन ने। ठीक है, अब आते हैं प्रोटॉन। प्रोटॉन इज ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स
इट्स रिलेटिव चार्ज इज +1 एंड रिलेटिव मास इज 1.007 AMU। प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस में रहता है। न्यूक्लियस का चर्चा हम लोग कर चुके हैं पिछले वीडियो में। तो प्रोटॉन जो है न्यूक्लियस में रहता है, नाभिक में रहता है। अब प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो +1 होता है और मास जो होता है वो 1.007 AMU होता है। आप 1 मान सकते हैं। वो रिलेटिव चार्ज और मास हो गया। रिलेटिव अगर चार्ज और मास का बात करें तो आप +1 चार्ज बताइएगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और मास बताइएगा 1, ठीक है, AMU। लेकिन अगर एब्सोल्यूट चार्ज और मास का बात कहे प्रोटॉन का, तो आप बताइएगा प्रोटॉन का जो एब्सोल्यूट चार्ज होता है +1.602 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, और एब्सोल्यूट जो मास होता है प्रोटॉन का वो होता है 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम। -24 ग्राम। चलिए न्यूट्रॉन का बात करते हैं। न्यूट्रॉन इज ए न्यूट्रल पार्टिकल्स। न्यूट्रॉन क्या है? उदासीन पार्टिकल्स होता है। यानी सेंट्रल प्लेस में, एटम का एक सेंट्रल प्लेस होता है जहां प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। तो प्रोटॉन पर चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर चार्ज नहीं होता है। तो न्यूट्रॉन पर 0 चार्ज होता है, और रिलेटिव मास जो होता है न्यूट्रॉन का वो होता है 1.008 AMU। फिर से 1.008 AMU एटॉमिक मास यूनिट होता है 0। एब्सोल्यूट मास जो होता है वो होता है 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम। यानी देखा गया है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो मास होता है लगभग बराबर होता है। अगर AMU में देखेंगे तो प्रोटॉन का मास था 1.007 AMU और न्यूट्रॉन का जो मास था 1.008 AMU। मतलब क्या बोले, प्रोटॉन का मास 1.007 और न्यूट्रॉन का मास 1.008, थोड़ा सा ज़्यादा है, स्लाइड डिफर। लेकिन इसी से क्वेश्चन बनता है कंपटीशन में, बोर्ड एग्जाम में। अगर आपसे पूछ दें कि बताइए हैवीएस्ट पार्टिकल कौन है, परमाणु के अंदर जो 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स है उसमें से हैवीएस्ट पार्टिकल कौन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन? तो भाई इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो तो नेग्लिजिबल माने हैं, नहीं के बराबर। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग सेम होता है, लेकिन स्लाइड डिफर होता है। 1.007 AMU प्रोटॉन का मास, न्यूट्रॉन का मास 1.008। इसलिए जो हैवीएस्ट पार्टिकल है वो है न्यूट्रॉन। जो हैवीएस्ट पार्टिकल है वो है न्यूट्रॉन। तो आई होप परमाणु के अंदर जो 3 पार्टिकल्स है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, उसके बारे में स्टडी हम लोग कर चुके हैं, जान चुके हैं।